हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंशुमन शर्मा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एरा। जैसा कि हम पढ़ रहे थे की पॉइंट्स बाय टर्म्स, तो कल हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी। तो ऐसे ही हम रोज कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के साथ साथ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, वही टर्म लेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे और उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पुट अप किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी नर्सिंग प्रोफेशनल्स को इनका फायदा मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा फर्स्ट टर्म है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, हमारा फर्स्ट टर्म है एक्ट्रोपियन। क्या टर्म है? एक्ट्रोपियन। तो एक्ट्रोपियन क्या होता है, इसको डेफिनेशन देखते हैं। एवर्जन ऑफ आईलिड्स मार्जिन, और या एक और डेफिनेशन है, ए कंडीशन इन विच द आईलिड्स टर्न्स आउटवर्ड। नेक्स्ट आपके सामने इमेज शो हो रही है, उसके द्वारा समझते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं या ये प्रॉब्लम क्या है। एक्ट्रोपियन एवर्जन है। एवर्जन का मींस जो आपकी लोअर आईलिड है, स्पेशली लोअर आईलिड में होता है, तो लोअर आईलिड है वो आउटसाइड की तरफ पुल हो जाती है, आउटसाइड की तरफ लटक जाती है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आउटसाइड की तरफ आउटवर्ड टर्न हो जाती है। जो लोअर आईलिड है वो बाहर की तरफ टर्न होके इधर आउटसाइड में लटक जाती है, जैसा आपको इमेज में दिख रहा है। ओके, ये मोस्ट ऑफ ओल्ड एजेस में देखने को अपने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टर्म है, ये देखिए मैंने रियल इमेज भी दिया है। और नेक्स्ट टर्म है अपना डाइफाइसिस। नेक्स्ट टर्म क्या है? डाइफाइसिस। आपको ऐसे कोई टर्म आ जाए अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सीधा टर्म देके पूछते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ द डाइफाइसिस। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, पर बहुत बार इन क्वेश्चंस को भी हम गलत करके आ जाते हैं, बिकॉज वहां बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। इस वजह से मीन्स कुछ टाइम के लिए चला जाता है। जैसे अपना टेंशन रिलीव हुआ, यार अरे यार ये तो इतना सही था, बहुत इजी था, मैं कर सकता था। तो अपने को ऐसे छोटे छोटे टर्म्स को ध्यान रखना है। तो डाइफाइसिस क्या होता है? मिडिल पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन इज डाइफाइसिस। जो लॉन्ग बोन्स का मिडिल पार्ट होता है उस पोर्शन को हम कहते हैं डाइफाइसिस। जैसा कि आपके सामने इमेज शो हो रहा है, देखिए जो लॉन्ग बोन्स के जो दोनों डिस्टल पार्ट होते हैं, मींस जो दोनों एंड्स होते हैं, उनको हम कहते हैं, उनको एक को कहते हैं प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस और दूसरे को कहते हैं डिस्टल एपिफाइसिस। मींस एंड्स को क्या बोलेंगे? एपिफाइसिस, और जो बीच का पार्ट है, जो साफ्ट है, साफ्ट वाला पार्ट है, उसको क्या बोलेंगे? डाइफाइसिस। ओके, उसके अलावा और भी हैं जिसमें कार्टिलेज है, साफ्ट है, और भी जो आउटर कवरिंग होती है, जैसा मैंने कल भी बताया था हमारे नर्वस सिस्टम, सॉरी पिछली वाली टर्मिनोलॉजी में बताया था। पेरियोस्टम क्या होता है? आउटर कवरिंग ऑफ द बोन इज द पेरियोस्टियम। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा टर्म है चेलिकोसिस। क्या टर्म है? चेलिकोसिस। चेलिकोसिस क्या होता है? डेफिनेशन देख लेते हैं। न्यूमोकॉनियोसिस एसोसिएट विद इनहेलेशन ऑफ डस्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग स्टोन कटिंग। स्टोन कटिंग के दौरान जो डस्ट पार्टिकल्स एयर में स्प्रेड हो जाते हैं, या जो डस्ट पार्टिकल निकलते हैं स्टोन कटिंग की वजह से, वो डस्ट पार्टिकल का इनहेलेशन कर लेता है पर्सन, तो उसको क्या कॉज हो सकता है? उसको हो सकता है चेलिकोसिस। ओके, तो इनहेलेशन ऑफ द स्टोन डस्ट, इट इज कॉज चेलिकोसिस। ओके, चेलिकोसिस कॉज करता है स्टोन डस्ट का इनहेलेशन। ऐसे ही हमारे पास एक और टर्म है, देखिए जो हमने बात की है ना न्यूमोकॉनियोसिस की। न्यूमोकॉनियोसिस क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो इनहेलेशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल बाय अ पर्सन दैट इज कॉज न्यूमोकॉनियोसिस। डस्ट पार्टिकल्स का इनहेलेशन कर लेना, और उन इनहेलेशन करने की वजह से रेस्पिरेटरी सिम्टम्स अपीयर होते हैं पर्सन में, लाइक कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, इन्फ्लामेशन इनटू द लंग्स। तो इस टाइप का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है न्यूमोकॉनियोसिस के। और न्यूमोकॉनियोसिस एक सिंपल टर्म, इट इज द कंडीशन वेयर द पर्सन इनहेल द डस्ट पार्टिकल, ओके, व्हिच इज एग्रीगेट इनटू द लंग्स एंड रिजल्ट्स कफिंग, shortness of breathing and any other respiratory causes like infection, and infection causes fever and other respiratory problems. Okay, तो हम अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म देखिए, एम्बोलस एंड एम्बोलिज्म। ओके,
एम्बोलस एंड एम्बोलिज्म। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी ये एम्बोलस की, ए मास ऑफ अनडिजॉल्व्ड मैटर इन ब्लड वेसल्स मे बी क्लॉट, फैट, एयर बबल, क्लम्प्स ऑफ बैक्टीरिया। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है कि एक मास है, इट मींस इट इज अ सॉलिड पार्टिकल्स, जो कि किसी का भी हो सकता है, लाइक वो फैट का हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, और मे बी इट इज द क्लॉट हो सकता है, और क्लम्प्स ऑफ बैक्टीरिया इट मींस बैक्टीरिया का एक एग्रीगेटिव फॉर्म, जो कि मींस एक सॉलिड पार्टिकल में, एक सॉलिड मास में चेंज हो सकता है, जो कि आगे जाके ब्लड वेसल्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। ओके, ये तो बात हो गई हमारी एम्बोलस की। एम्बोलस इज ए मास विच इज मेड बाय क्लॉट, फैट, एयर एम्बोलिज्म मींस एयर बबल। एंड बात करते हैं एम्बोलिज्म की। जो ये एम्बोलस है वो ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन करता है और बॉडी को कहीं पे भी जो टिश्यूज है उनको ब्लड नहीं पहुंचने देता। जहां पे भी ये अटक जाता है, जहां की भी ब्लड वेसल्स में अटक जाता है, वहां का ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, और रिस्ट्रिक्ट करने की वजह से आगे ब्लड फ्लो नहीं जा पाता। ओके, तो ये जो प्रोसेस है ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करने की एम्बोलस की वजह से, इसे कहते हैं हम एम्बोलिज्म। ओके, एम्बोलिज्म समझ में आया? आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टर्म की। नेक्स्ट टर्म है बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का प्रॉब्लम है, मैक्रोप्शिया। नाम से पता चल रहा है, मैक्रो मींस बड़ा, लार्ज, और ऑप्शिया का मींस रिलेटेड टू द विजन, रिलेटेड टू द आई। ओके, इट इज द न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसकी वजह से क्या होता है, एक पर्सन को कोई ऑब्जेक्ट उसके एक्चुअल साइज से ज्यादा बड़ा दिखता है। ओके, जैसे कि फोन है, जैसे एक स्टूल है जिसकी हाइट मैक्सिमम 50 सेंटीमीटर है, बट फिर भी वो उसको 50 सेंटीमीटर का ना दिख के उसको 4 मीटर 5 मीटर बड़ा दिख रहा है, अपने से उसको साइज बड़ी दिख रही है उस पर्सन, उस ऑब्जेक्ट की। वो उस ऑब्जेक्ट के सामने अपने आप को बहुत ही स्मॉल फील करता है। ओके, तो ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है मैक्रोप्शिया। इसी के ऑपोजिट एक और बात करते हैं हम माइक्रोप्शिया की। माइक्रोप्शिया भी समझा देता हूं। माइक्रोप्शिया में जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। इट मींस एक पर्सन को कोई ऑब्जेक्ट को वो अगर देख रहा है, वो ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो वो उसको उसके एक्चुअल साइज से छोटा दिखेगा। भले वो एक कार देख रहा है फिर भी वो उसको कार एक खिलौने जितनी सी कार दिखेगी, एक छोटी सी कार दिखेगी। ओके, या कोई बिल्डिंग देख रहा है तो उसको वो बिल्डिंग उसके एक्चुअल साइज ना दिखकर वो उसको बहुत ही छोटी दिखेगी, बहुत ही माइक्रो साइज में उसको दिखेगी। ओके, नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा मैमोग्राफी। व्हाट इज मैमोग्राफी? मैमोग्राफी क्या है? ए सॉफ्ट टिश्यू एक्सरे टेक्निक फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ फीमेल ब्रेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट नॉन पाल्पेबल लीजन एंड आइडेंटिफाई पाल्पेबल लीजन्स। ये क्या है? ये एक्सरे टेक्निक है। इसमें फीमेल ब्रेस्ट का एक्सरे लिया जाता है, फीमेल ब्रेस्ट का एक्सरे किया जाता है। तो आगे मैं जो इमेज शो करूंगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि एक्सरे कैसे लिया जाता है। तो ये एक टेक्निक है ब्रेस्ट का एक्सरे करने की, ताकि उसमें जो भी एबनॉर्मल लंप है या एबनॉर्मल लीजन है या ट्यूमर है उसका पता लगाने के लिए। तो ये ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए हम मैमोग्राफी यूज करते हैं। तो जैसा इसमें दो बातें लिखी हुई है, नॉन पाल्पेबल लीजन मतलब जो बाहर से पाल्पेबल नहीं हो रहा है पर देयर में भी चांस कि वो हो सकता है, तो इस टाइप की फाइंडिंग्स के लिए हमें मैमोग्राफी में जाना पड़ता है, मैमोग्राफी करवानी होती है। और आइडेंटिफाई पाल्पेबल लीजन, अब वो पाल्पेबल लीजन है तो उसका एक्चुअल साइज पता करना या और भी अदर्स फाइंडिंग आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसको कंफर्म करने के लिए एक्सरेज का, इस टाइप के एक्सरे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपके सामने मैं इमेज शो कर रहा हूं, उसमें आपको अच्छे से दिख जाएगा। उसमें देखिए कि ब्रेस्ट को और प्लेट के साथ में दबाया गया है और उस पे एक्सरे की बीम आ रही है, जिससे कि उसका एक्सरे पता चल जाएगा और उससे पता चल जाएगा कि कोई एबनॉर्मल लंप या एबनॉर्मल लीजन ब्रेस्ट में प्रेजेंट तो नहीं है। ओके, तो आइडेंटिफाई द नॉन पाल्पेबल एंड पाल्पेबल लीजन्स। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए आपको जो इमेज दिख रही है ना, बस ऐसे ही होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आज की क्लास यही, कल मिलेंगे कुछ और नई टर्मिनोलॉजीज के साथ में। ओके फ्रेंड्स, बाय।